हेलो एवरीवन। सो हॉस्पिटल स्पेस से एक स्मॉल कैप यूनिक हॉस्पिटल कंपनी जीना सीखो लाइफ केयर, इस कंपनी को आज हम डिस्कस करेंगे। एसएमई कंपनी है। जनरली मैं एसएमई कंपनीज को ट्रैक करता नहीं हूँ, लेकिन दो रीजन है इसको डिस्कस करने का। एक तो इनका इनका बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है, नॉर्मल हॉस्पिटल कंपनी की तरह नहीं है। प्लस पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड उसके ऊपर से कंपनी का बहुत ही अच्छा रहा है। जो भी चीजें इन्होंने प्लान करी है उसको काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। और इससे भी एक और इम्पॉर्टेंट रीजन कि कंपनी बहुत जल्दी मेन बोर्ड में लिस्ट होने वाली है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक तरीके से एक इन्वेस्टर को ये फोर्स करती है कि अगर आप हॉस्पिटल स्पेस को ट्रैक कर रहे हो, हॉस्पिटल सेक्टर को ट्रैक कर रहे हो, तो इस मॉडल को एक तरीके से कंपलसरी है आपको पढ़ना, बिकॉज इसका ग्रोथ पोटेंशियल आगे का भी काफी अच्छा लगता है। प्लस पास्ट में तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही है। तो इनका बिजनेस मॉडल, Q4 का रिजल्ट एंड कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया, FY26 का कैसा आउटलुक, कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ट्राई करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस सबको डिस्कस करें और बिजनेस का आगे का स्कोप समझें। सो बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। जीना सीखो लाइफ केयर जो है, इनके इनके प्रोमोटर को आपने बहुत जगह देखा होगा। मनीष आचार्य जी इस कंपनी के प्रोमोटर हैं। काफी सारे टीवी इंटरव्यूज में आते हैं, वो टीवी चैनल्स पे आते हैं, आस्था, संस्कार जैसे टीवी चैनल्स हैं। देन न्यूज़पेपर्स में आपने बहुत जगह उनका एडवर्टीजमेंट देखा होगा। सो एक्चुअली इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करने का पीछे का जो रीजन है वो इनका थोड़ा सा पर्सनल रीजन है। मतलब इनका खुद का जो जो हेल्थ है वो काफी काफी चैलेंजेस थे उनके हेल्थ को लेकर के। इनका कहना है कि मतलब अंडरवेट थे वो बहुत ज्यादा। एंड इनके अंकल थे जो राजस्थान में आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, सो वहां से उनको उन्होंने कंसल्ट किया। एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन्होंने वहां पे लिया, जहां से पर्सनल लेवल पे इन्होंने हेल्थ में काफी अच्छे पॉजिटिव हेल्थ इंप्रूवमेंट्स देखे। उसके बाद इन्होंने उनको ज्वाइन किया। इनिशियली 800 रुपीज मंथली अर्न करते थे ये। देन 2000 के अराउंड इन्होंने हेल्थ और वेलनेस क्लब का एक चेन स्टार्ट किया। 2001 से लेकर के 2011 2012 तक ये उस चेन को रन करते थे। 2012 के आसपास एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई, जिससे एक तरीके के इनके इनके माइंड में एक ये बिजनेस मॉडल आया। 2012 में इनके पास एक लेडीज आती थी जिसको जिसको डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला था। मतलब उनके नीज में प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने कंसल्ट किया था कि आपको नी रिप्लेस करना पड़ेगा। प्लस उनको पेनक्रियाटिस की भी प्रॉब्लम थी। सो इनका कहना है कि हमने अपना जो भी इनकी लर्निंग थी, इनका एक्सपीरियंस था लास्ट 10-15 ईयर्स का आयुर्वेद में, वो सारा चीज इन्होंने उनके ऊपर अप्लाई किया। एंड कुछ मंथ्स के अंदर उनका वो जो नी वाला प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। और उस लेडी के नोन में एक पर्सन थे, वो दूरदर्शन में जॉब करते थे उस टाइम पे। एंड उन्होंने इनको एडवाइस किया कि आप टीवी वगैरह पे थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह करें या टीवी पे कुछ अपना पहला अपेयरेंस दें। सो वो फर्स्ट अपेयरेंस था इनका दूरदर्शन के ऊपर। एंड इनका कहना है कि वहां से हमारे माइंड में एक बिजनेस मॉडल आया, बिकॉज उस पहले इंटरव्यू के बाद में काफी सारे लोगों के कॉल्स आए, काफी सारे लोगों ने इनको रीच आउट किया, जिनको पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, अलग अलग तरीके के डिजीजेस थे। सो इन्होंने क्या किया है कि जो भी ये बिजनेस मॉडल बिल्ड किया है, नीड बेस्ड एक्सपेंशन किया है। मतलब जहां जहां पे इनको कस्टमर्स की तरफ से नीड आई, इंक्वायरी आई, उस एरिया में इन्होंने एक्सपैंड करते गए हैं ये। तो जैसे सबसे पहले इनको इंक्वायरी आई कि मतलब डायरेक्टली तो ये रीच आउट कर नहीं सकते, तो किस तरीके से अपने हेल्थ को लोग ठीक कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ आयुर्वेदिक जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं मेडिसिन टाइप में, वो लोगों को पहुंचाना शुरू करा। देन उसके बाद कस्टमर्स की इंक्वायरीज आई कि वो लोग डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने डे केयर क्लिनिक्स ओपन करना स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे करके 2018 2019 तक इनका जो ये कंपनी था, बिजनेस था, 8-9 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करता था। इनका इनका मैनेजमेंट का कहना है कि 2020 में जब कोविड आया आपका, तो एक और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट चीज हुआ कि आयुर्वेदिक जो क्लिनिक्स थे, हॉस्पिटल्स थे, उनको भी बंद करना पड़ा कोविड की वजह से। एंड इनका कहना है कि पर्सनल लेवल पे वो इनको हिट हुआ, बिकॉज इतने सालों से आयुर्वेद इंडिया में है, बट अभी भी जो रिकग्निशन उसको मिलना चाहिए वो इंडिया में अभी तक मिला नहीं है। एंड उस चीज की वजह से इन्होंने एक मिशन वहां पे बनाया कि इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर इनफैक्ट एक ऐसा आयुर्वेदिक बिजनेस बनाना है जो जो काफी पॉपुलर हो, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सो वहां से इन्होंने लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढना स्टार्ट किया, एक टीम बिल्ड करी, एंड एक यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ में इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। सो 2020 के अंदर इन्होंने, उससे पहले कंपनी जो है वो मेनली प्रोडक्ट सेल करती थी, जो आयुर्वेदिक के हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको उनको सेल करती थी, वो लोगों को प्रोवाइड करती थी इनके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन 2020 ऑनवर्ड्स कंपनी जो है वो एक तरीके से सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आ गई। हॉस्पिटल ओपन करना इन्होंने स्टार्ट किया। सबसे पहला हॉस्पिटल इन्होंने चंडीगढ़ में डेरा बस्ती के अंदर एक हॉस्पिटल इन्होंने ओपन किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। देन उसके बाद इन्होंने नवी मुंबई के अंदर, लखनऊ के अंदर, आपका मेरठ के अंदर, इन 3-4 जगह पे
एक के बाद एक हॉस्पिटल्स ओपन करे, रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा एंड उसके बाद बिजनेस को काफी फास्ट पेस पे इन्होंने ग्रो किया। 2022 में इस कंपनी का एनएसई एसएमई पे आईपीओ आया था एंड लगभग 55-60 करोड़ का इन्होंने फंड रेज किया। उस फंड को री इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर फर्दर ग्रोथ, फर्दर एक्सपेंशन के लिए, और आई मीन तब से अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ जर्नी रही है कंपनी की। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो 100 के आसपास सिटीज और टाउन्स, इंडिया के 100 सिटीज टाउन्स के अंदर इनकी प्रेजेंस है। 23 स्टेट्स में कंपनी के हॉस्पिटल्स हैं। ऑलमोस्ट लगभग जितने भी बड़े सिटीज या हॉस्पिटल आप देखोगे सब में इन्होंने अपना हॉस्पिटल ओपन किया हुआ है। एंड नंबर ऑफ बेड्स भी अगर हम देखें तो 1600 के आसपास कंपनी के ऑपरेशनल बेड्स है। तो बहुत अच्छा एक्सपेंशन रहा है कंपनी का। अब पहले तो इनका जो प्रोडक्ट बिजनेस था वही मेन रेवेन्यू लेके आता था, लेकिन लास्ट 4-5 ईयर से इन्होंने इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है और रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा है उसका कस्टमर्स, पेशेंट्स की तरफ से, कि आज इनका जो हॉस्पिटल बिजनेस है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इस कंपनी के लिए। तो ये ओवरऑल हमने बिजनेस मॉडल समझा इस कंपनी का। अब इनका पीपीटी गो थ्रू करेंगे और जो चीजें हैं इनके बिजनेस मॉडल की उसको साथ साथ में डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन है, हमने डिस्कस किया 50 ऑपरेशन हॉस्पिटल्स है कंपनी के एंड 1600 कंपनी के ऑपरेशनल बेड्स हैं। लास्ट 3 इयर्स का ग्रोथ कैगर अगर आप देखोगे कंपनी का तो 47% का रहा है। मतलब बहुत फास्ट पेस पे कंपनी ग्रो कर रही है कंसिस्टेंटली। इस क्वार्टर की अगर हम बात करें, ये जो Q4 अभी एंड हुआ है, इस क्वार्टर में कंपनी ने 500 से ज्यादा बेड्स ऐड किए हैं। टोटल ऑपरेशनल बेड्स कितने हैं? 1600, और 500 से ज्यादा बेड्स कंपनी ने सिर्फ Q4 में ऐड किए हैं। तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 30-35% जो आपका टोटल बेड का जो 30-35% है वो आपने सिर्फ एक क्वार्टर में ऐड किया है। तो ये हमको एग्रेसिव अप्रोच दिखा रहा है कंपनी की। देन आरओसी अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो 71% का आरओसी है। प्रोबेबली पूरे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट रिटर्न रेशियो ये कंपनी ऑपरेट करती है एंड इसके पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। ये जो बिजनेस है ये लो ओपेक्स पे ऑपरेट करता है। जनरली जब आप बाकी हॉस्पिटल कंपनीज को देखते हो, जैसे मैक्स हॉस्पिटल हुआ, अपोलो हॉस्पिटल हुआ, मेदांता हुआ, फोर्टिस हुआ, इनका एक बेड लगाने का जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो वेरी करता है 50-60 लाख से लेकर के 1 CR तक। लेकिन जीना सीखो का जो एक बेड को लगाने का जो कॉस्ट है वो ऑन एन एवरेज 2.5 लाख से लेकर के 3 से 4 लाख के बीच में आता है। 2.5 लाख से लेकर के 3 से 4 लाख के बीच में आता है। तो अगर आप कॉस्ट में डिफरेंस देखोगे, गैप देखोगे दोनों मॉडल्स के, सो ऑलमोस्ट 20 से 30 टाइम का डिफरेंस हमको दिखता है। आरपोब में भी डिफरेंस है। आरपोब क्या हुआ? एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, यानी जो बेड आपने लगाया उस बेड पे आपको कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो जनरली उन हॉस्पिटल कंपनीज का जो आरपोब है वो आपका 50,000 से लेकर के 70-80,000 तक होता है। इस कंपनी का जो आरपोब है वो 8200 है। तो आरपोब में डिफरेंस है, लेकिन आरपोब में डिफरेंस है 10 टाइम का, बट जो कॉस्ट में डिफरेंस है वो है आपका 20 से 30 टाइम का। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों इस कंपनी के रिटर्न रेशियोज इतने अच्छे हैं। एक तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जहां पे ये हॉस्पिटल बनाते हैं वो इनकी खुद की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, लीज पे लेते हैं ये। और कई सारे हॉस्पिटल्स में तो जो ऑनर होता है उस प्रॉपर्टी का, उससे ये कैपेक्स वगैरह करवाते हैं। तो एक एसेट लाइट मॉडल है कंपनी का, और इसीलिए कंपनी उसको इतने फास्ट पेस पे स्केल कर पा रही है, और रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे हैं कंपनी के। देन कंपनी के अगर हम ये सारी जर्नी हमने ऑलरेडी डिस्कस करी, कैसे कंपनी स्टार्ट हुई, ये इनकी मैनेजमेंट है। ये मनीष आचार्य जी हैं, बहुत सारी जगह पे आपने इनको देखा होगा। एक तरीके के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे पतंजलि में हम देखते हैं बाबा रामदेव जी हैं, उसी तरीके से आप एक तरीके से इनको रिलेट कर सकते हो। एक तरीके का पीआर जो है इस कंपनी का, इस बिजनेस का, वो सारा यही मैनेज करते हैं। यूनिक बिजनेस मॉडल है। एक तो सर्विस वाला मॉडल है जो इनके हॉस्पिटल्स हैं, दूसरा आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स वाला मॉडल है कंपनी का। अभी अगर आप FY25 में देखोगे तो 54% रेवेन्यू कंपनी का हॉस्पिटल वाले बिजनेस से आया है, 46% कंपनी का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से आया है। लेकिन ये कंपोजिशन बिल्कुल ही चेंज था अगर आप 2-3 ईयर्स पहले का डेटा देखोगे। 2023 में कंपनी का जो ये हॉस्पिटल वाला बिजनेस है वो सिर्फ 30-31% कॉन्ट्रीब्यूट करता था। बाकी का 69-70% जो रेवेन्यू है वो कंपनी का ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से आता था। लास्ट ईयर भी इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल से सिर्फ 37% आता था। यानी एक साल के अंदर इतना बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है हमको इनके हॉस्पिटल बिजनेस से। ये प्रोडक्ट वाला बिजनेस भी ग्रो कर रहा है कंपनी का, लेकिन इसका जो ग्रोथ का पेस है वो बहुत बहुत ज्यादा फास्ट है।
और मैनेजमेंट क्या बोलता है कि ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हमको एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है। क्या एडवांटेज देता है? अगर आप इनका कहना है कि पहले जब हम सिर्फ ये प्रोडक्ट सेल करते थे तो रिपीट कस्टमर मिलना थोड़ा सा कम होता था, बिकॉज आपने किसी कस्टमर का फोन आया, उसने अपना प्रॉब्लम बताया और आपने उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसको डिलीवर कर दिया। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि वो जो पेशेंट है वो उसको पूरा रूटीन में उस प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, डाइट उसके साथ में कैसी ले रहा है, ये आप मॉनिटर नहीं कर पाते थे। तो बहुत कम चांस है कि वो पेशेंट दोबारा आपके पास आएगा और वो प्रोडक्ट लेगा। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आ रहा है तो आप उसको पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आपकी थेरेपीज है वो सारी थेरेपी दे रहे हो और उसके साथ में ये प्रोडक्ट आप उसको कंसल्ट कर रहे हो, यानी आप उसको पूरा मॉनिटर पूरा ट्रैक कर सकते हो और रिजल्ट के ऊपर आपका ज्यादा अच्छा कंट्रोल हो जाता है। इससे क्या होता है कि पर पेशेंट जो इनका रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर आप हॉस्पिटल बिजनेस की बात करोगे तो लगभग 50 से 60,000 ये पर पेशेंट अर्न कर पाते हैं। और जबकि प्रोडक्ट बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है कस्टमर के ऊपर तो उसका जो टिकट साइज है वो भी काफी छोटा रह जाता है। सो इस तरीके से कंपनी अभी आज के टाइम पे अपने मॉडल को ऑपरेट कर रही है। सर्विस बिजनेस में हॉस्पिटल और इनके डे केयर क्लिनिक्स भी हैं। डे केयर क्लिनिक्स को ये आज के टाइम पे बंद कर रहे हैं या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। क्यों कर रहे हैं ये अभी हम कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट वर्टिकल में इनका B2C टेलीकॉलिंग की टीम है, जहां पे कस्टमर्स के कॉल आते हैं वो उनको अटेंड करते हैं और प्रोडक्ट कंसल्ट करते हैं, या फिर खुद से भी वो कस्टमर्स को रीच आउट करते हैं और जो प्रोडक्ट उनको चाहिए वो सेल करते हैं। प्लस इनके फ्रेंचाइजीज वगैरह भी हैं, तो वहां पे भी कंपनी B2B सेल करती है। लो कैपेक्स मॉडल है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इनका कहना है कि ये फ्लाई व्हील इफेक्ट हमारे मॉडल के अंदर है। फ्लाई व्हील इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपने एक बार एफर्ट डाल दिया और वो एक चेन की तरह है, मतलब ऑटो ऑटो मोड पे चला जाएगा आपका बिजनेस। सो इनका कहना है कि जैसे हमने ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज ओपन कर दी, अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स को हायर कर दिया और उसके बाद अगर क्वालिटी सर्विस दिया हमने हमारे पेशेंट्स को, तो एक बार हमारा पेशेंट सेटिस्फाई हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ, यानी वो दूसरों को रेकमेंड करेगा। प्लस वो पेशेंट भी लाइफ टाइम उसको जो भी डिजीज होगा, कोई भी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा या फिर इन जनरल अगर उसको थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करना है अपने बॉडी को, तो वो इनके सेंटर्स में आना प्रेफर करेगा। मतलब वो लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन गया आपका। सो ये एक तरीके का चेंज जो है वो बन जाएगा एंड उसके बाद आप और ज्यादा सेंटर्स ओपन करोगे, और ज्यादा डॉक्टर्स को हायर करोगे, और ज्यादा ग्रोथ आएगा। तो एक तरीके का वो आपका चेन बन जाएगा इस बिजनेस के लिए। इनका अगर हम सोशल मीडिया पे इनका फॉलोअर बेस देखोगे, सब्सक्राइबर बेस देखोगे तो काफी स्ट्रांग है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, प्लस काफी सारे नेशनल और रीजनल टीवी चैनल पे भी इनकी प्रेजेंस है। ये कंपनी हेल्थ क्लब्स भी करती है, जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास में जो पार्क वगैरह होता है, सो वहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं जो हेल्थ के बारे में एडवाइस करते हैं, एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में एडवाइस करते हैं, कहीं बीपी चेक करते हैं, कहीं शुगर चेक करते हैं। तो एक तरीके से वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, वो कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। सो मतलब वहां पे आप एक बेसिकली कनेक्शन डेवलप कर रहे हो पेशेंट के साथ में, सो दैट वो जो पेशेंट है वो आपके सेंटर पे आना स्टार्ट करे। अब जैसे आप FY25 में देखोगे इन्होंने 18 हेल्थ कैंप्स जो हैं वो ओवरऑल ऑर्गेनाइज करे और इन 18 हेल्थ कैंप में से 1244 विजिटर्स आए इन 18 हेल्थ कैंप में, यानी कि ऑन एन एवरेज एक हेल्थ कैंप में 70% इनके विजिट करते थे। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ है बिजनेस में, ये आगे हम डेटा में देखेंगे, नंबर्स में देखेंगे। देन एक और चीज जो इस कंपनी ने किया है, इनकी मैनेजमेंट ने काफी स्ट्रांगली इस चीज के ऊपर फोकस किया है। इनके प्रोमोटर का कहना है कि जब हमने हॉस्पिटल बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने स्टडी करा कि एलोपैथी जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपोलो मैक्स वगैरह, क्या ऐसा रीजन है कि वो इतने फास्ट पेस पे ग्रो कर पाए और इतने बड़ी कंपनी बन पाए, और आयुर्वेद कैसे ग्रो कर सकता है। तो इन्होंने वहां पे फाइंड आउट किया कि जो एलोपैथी हॉस्पिटल्स हैं उनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब चाहे गवर्नमेंट का एम्पैनलमेंट हो या आपके प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो बहुत बड़ा फ्लो लेके जाते हैं पेशेंट्स का उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। सो इन्होंने स्टार्टिंग से इस चीज के ऊपर फोकस किया है कि जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट के या इवन स्टेट गवर्नमेंट के, या आपका जो इंश्योरेंस है, आपका प्राइवेट इंश्योरेंस है, आपका किसी भी तरीके की जो हेल्थ स्कीम्स है उसके अंदर हमको एम्पैनल करना है। अगर आप प्री कोविड देखोगे तो हार्डली कोई ऐसी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को कवर करती थी, लेकिन कोविड के बाद धीरे धीरे कुछ कंपनीज ने कवर करना स्टार्ट किया। हालांकि उस टाइम पे भी काफी सारे कैपिंग थे, जैसे अपने हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट का आप मैक्सिमम 10% 5% यूज कर सकते हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। अच्छी चीज क्या हुई है कि लास्ट 2-3 ईयर्स में गवर्नमेंट की तरफ से काफी पुश किया गया है और उनको प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को आपको ऐड करना है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में और पूरा कैशलेस आपको देना है। वरना पहले क्या होता था कि कैशलेस नहीं मिलता था, आप खुद वहां पे कर दो, बाद में आपको रीइंबर्स होगा।
और उसमें भी वही कैपिंग होता था कि मैक्सिमम 5% मिलेगा, 10% मिलेगा। तो ये चीज अच्छी हुई है इस कंपनी के लिए। प्लस इन्होंने क्या किया है कि जो हमारी 7 आर्म फोर्सेस हैं, जिसमें आपका आसाम राइफल आता है, सीआरपीएफ आता है, बीएसएफ आता है, और जितनी भी 7 आर्म फोर्सेस हैं, उन सबको इन्होंने एम्पैनल कर दिया। मतलब उनके लोग भी इनके इनके सेंटर्स के अंदर जाके ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हैं। पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट करेगा। और स्टेट लेवल जो स्कीम्स होती है, जैसे राजस्थान के अंदर 2-3 स्कीम्स है वहाँ के गवर्नमेंट की, वहाँ पे इन्होंने एम्पैनलमेंट किया है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके साथ भी एम्पैनलमेंट किया है, और जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है उसके साथ में भी एम्पैनलमेंट किया है। मतलब मैनेजमेंट ने कॉन्स्टेंटली इस चीज के ऊपर फोकस किया है कि पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी को हमको मीट करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट हमारे पास सिर्फ इस वजह से नहीं आए कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। वैसे तो प्राइसिंग में आप देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ही, जो आयुर्वेदिक में जो ट्रीटमेंट होता है और जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट होता है, बट स्टिल उसके 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 ऊपर हम कितना ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को, उन चीजों पे इन्होंने फोकस करा है। एंड अभी तो रिसेंटली लास्ट ईयर इन्होंने बताया कि जो आयुष्मान योजना जो है उसके अंदर भी गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि आयुर्वेदा को ऐड किया जा सकता है, और अगर वो हो गया तो उनका कहना है कि हमारा जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो सडनली मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने करी है। प्लस एक और चीज इन्होंने क्या किया है, ये आप देखोगे फिनटेक फाइनेंसिंग के साथ में इन्होंने टाई अप किया है। सो इन्होंने क्या किया है कि कई बार पेशेंट आता है जिसका ना तो प्राइवेट इंश्योरेंस है, ना कोई वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को अवेल कर सकता है। स्टिल ये जो फाइनेंशियर्स हैं वो उनका जो बिल बनता है उस पेशेंट का, उसको फंड कर सकते हैं। सो वो ये फाइनेंशियर्स क्या करते हैं, जो भी पेशेंट का पूरा बिल बन रहा है उसमें से 6% अपना कमीशन रख लेते हैं, बाकी का वो जीना सीखो कंपनी को पे कर देते हैं। जो पेशेंट है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इन कंपनीज को पे कर सकता है, तो मतलब उसकी अफोर्डेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। आप इससे कॉमन सेंस क्या समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट का क्लियर इस चीज के ऊपर फोकस है कि पेशेंट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसे रीजन की वजह से मिस नहीं होना चाहिए। हम कितनी सारी ऐसी हॉस्पिटल कंपनीज को पढ़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल कंपनीज को, जो नया हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं और उनको 3-3, 6-6 महीना, 1-1 साल लग जाता है सिर्फ गवर्नमेंट से एम्पैनलमेंट करने में। लेकिन यहाँ पे उस चीज पे इन्होंने सिर्फ 3-4 साल के अंदर इतना ज्यादा काम किया है कि हार्डली कोई ऐसी स्कीम है आज के टाइम पे जहां पे इन्होंने अपने आप को एम्पैनलमेंट नहीं करवाया है। तो ये काफी अच्छी चीज है। देन एक और चीज इन्होंने क्या किया है, जैसे आयुष्मान योजना के अंदर अभी डिस्कशन चल रहा है कि ये आयुर्वेद को ऐड किया जाएगा, बट उसमें प्रायोरिटी उन्हीं हॉस्पिटल्स को मिलेगा जो एनएबीएच एक्रेडिटेड होंगे। तो इस कंपनी के 41 हॉस्पिटल्स ऑलरेडी एनएबीएच एक्रेडिटेड है, प्लस 6 हॉस्पिटल्स अभी पाइपलाइन में है जो बहुत जल्दी एनएबीएच एक्रेडिटेड हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट का हमेशा से इस चीज पे फोकस है कि कहीं से भी अगर हमको रेवेन्यू का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसको मिस नहीं करना है। कोई भी स्कीम है, कोई भी पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, तो उसके साथ में हमको एम्पैनलमेंट करना है, पहले से प्रिपेयर रहना है, सो दैट वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। देन ये सारे स्टेट्स हैं, सिटीज है जहां पे कंपनी के हॉस्पिटल्स हैं। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल इनके यूपी के अंदर है, देन राजस्थान के अंदर है। बाकी सारे स्टेट सिटीज में आप देखोगे तो 2-2, 1-1 हॉस्पिटल्स है कंपनी के। सबसे पहला हॉस्पिटल इन्होंने ये डेराबस्सी चंडीगढ़ में ओपन किया था, और उसके बाद फिर लखनऊ के अंदर, नवी मुंबई के अंदर, मेरठ के अंदर, ये सारे 3-4 हॉस्पिटल जो है कंपनी के सबसे पुराने हॉस्पिटल्स हैं। देन जो हमने हेल्थ कैंप वाला डिस्कस किया, इसमें आप देखोगे तो जैसे मेरठ का इन्होंने डेटा दिया है कि 68 लाख बिजनेस वहां से जनरेट हुआ। फिर 2-3 और कैंप किए थे, वहां पे 34 लाख, 67 लाख बिजनेस जनरेट हुआ। पंचकुला में इन्होंने हेल्थ कैंप किया था, वहां से 20 लाख का बिजनेस जनरेट हुआ, 30 लाख का बिजनेस जनरेट हुआ नवी मुंबई से। तो ये क्या शो कर रहा है कि कंपनी खुद भी पेशेंट के पास रीच आउट कर रही है, और ये जितनी भी एक्टिविटी है ये प्रोडक्टिविटी लेके आ रही है, मतलब ग्रोथ लेके आ रही है, रेवेन्यू लेकर के आ रही है कंपनी के लिए। देन एक और इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीज बताया कि वैसे तो इनसे पहले भी काफी सारी कंपनीज हैं जो आयुर्वेद पे काम कर रही हैं। अभी भी ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे कोई भी कंपनी सक्सेसफुली नहीं कर पाई है। जैसे इन्होंने एक जिंदल का एक एग्जांपल दिया कि बैंगलोर में जिंदल का वेलनेस सेंटर देखोगे जो आयुर्वेदा पे काम करता है, बहुत सालों से कर रहा है, बट वो अभी भी लॉस में है। उसका रीजन इन्होंने बताया कि मोस्टली जो ये सारी कंपनीज हैं वो बेसिक इलनेस पे ही काम करती रह जाती हैं, जैसे बीपी शुगर से आगे वो बढ़ ही नहीं पाती है। और इनका कहना है कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट पे काम करते हैं, प्रॉपर जो पूरा हेल्थ का जो स्ट्रक्चर होता है उन सारी चीजों पे काम करते हैं। एलोपैथी पे भी काम करते हैं, नेचुरोपैथी पे भी काम करते हैं, यूनानी पे भी काम करते हैं। मतलब सारी थेरेपीज में जो बेस्ट थेरेपीज है वो सारी कंपनी इंटीग्रेटेड प्रोवाइड करती है अपने पेशेंट्स को। और
आई मीन इनका कहना है कि हम क्लेम नहीं करते कि हम किसी बीमारी को ठीक करते हैं, बट हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के फीडबैक हैं जो बहुत क्रिटिकल इलनेस लेके आए हमारे सेंटर्स के अंदर, लेकिन जो भी हमने उनको थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करी उनसे वो प्रॉपर क्योर हुए, और उनका फीडबैक है ये। तो कंपनी क्या करती है, उस पर रिसर्च जर्नल भी शेयर करती है, मतलब उसको रिटर्न में लेके आती है। सो कंपनी का कहना है कि ये भी एक हमारा स्ट्रॉन्ग मोट है, बिकॉज इससे हमारा ब्रांड बनता है, हमारा गुडविल बनता है, और ये सारी चीजें हैं जिससे हमको इतना बड़ा सक्सेस मिल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। देन अगर हम इनका ये सारे लिस्ट हैं इलनेसेस हैं जिसपे कंपनी काम करती है, और इनका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वाला डिवीजन देखोगे तो ये सारे इनके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। अभी दिसंबर में इन्होंने एक वाटर प्यूरिफायर का भी एक डिवाइस भी एक इन्होंने लॉन्च किया है, अभी तक उसका रिस्पांस काफी अच्छा आया है, मैनेजमेंट का बताना है। इनका कहना है कि जो आरओ वगैरह से हम पानी लेते हैं उसमें बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो एक तरीके से मर जाते हैं, बट ये जो डिवाइस है इनका वो सारे एसेंशियल मिनरल्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो इनिशियल रिस्पांस अभी काफी अच्छा आ रहा है इस डिवाइस का, कंपनी का। देन ओटीसी वाला जो आपका प्रोडक्ट सेगमेंट है, ओटीसी क्या होता है आपका, बेसिकली वो हेल्थ प्रोडक्ट जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है। जैसे काफी सारे ब्रांड्स आते हैं आपके, कई सारे च्यवनप्राश आते हैं जो आप मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हो, कुछ हेल्थ टॉनिक्स आते हैं जो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हो। तो उस वाले सेगमेंट को भी ये कंपनी टैप कर रही है। आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, पेट सफा करके एक ब्रांड का नाम है। सो इनके प्रोमोटर जी का कहना है कि उस ब्रांड को प्लस और ऐसे जो ब्रांड्स हैं जैसे झंडू नित्यम है, आपका लीवर 52 करके एक ब्रांड है, उन सारे ब्रांड्स को इन्होंने काफी डीपली स्टडी किया है। प्लस पेट सफा के ब्रांड को तो जो टीम है उनको इन्होंने हायर भी कर दिया है, और इन्होंने ये देखा है कि उनका जो मंथली सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट सफा अगर आप देखो तो इनका कहना है मंथली बेसिस पे 14 लाख जो प्रोडक्ट है वो सेल करता है। सेम आप देखोगे झंडू नित्यम को या लीवर 52 को, तो ये सब ऑन एन एवरेज 8 लाख से लेकर के 10, 14, 15 लाख तक मंथली बेसिस पे वॉल्यूम सेल करते हैं। तो काफी बड़ा मार्केट है। इन्होंने इस मार्केट के अंदर एंटर करने का मतलब स्ट्रेटेजी बनाया है, और अभी ये अपना एक इन्होंने पहला प्रोडक्ट भी अपना लॉन्च कर दिया मई के अंदर। अब इस प्रोडक्ट का यूनिकनेस क्या है, इनका कहना है कि जैसे पेट सफा या बाकी प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो एक तो वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे पेट सफा बेसिकली आपके डाइजेशन के लिए सिर्फ उसी पे काम करता है, और वो 150 टू 200 250 के रेंज में आता है। इन्होंने अपना प्रोडक्ट प्रोपोजिशन क्या रखा है कि जैसे इसमें आप देख रहे हो पेट लीवर शुद्धि, मतलब ये पेट के साथ में लीवर पे भी काम कर रहा है, प्लस इन्होंने ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव किट बनाया है। 960 970 के आसपास का इन्होंने सेलिंग प्राइस रखा है। सो इनका कहना है कि अगर इस मार्केट में हम मंथली बेसिस पे, जैसे वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके 8 लाख से लेकर के 14 लाख तक सेल होते हैं मंथली बेसिस पे, अगर इनका ये जो प्रोडक्ट है ये अगर मंथली बेसिस पे 4-5 लाख पे भी सेल होता है मंथली वॉल्यूम इसका एवरेज, तो अगले 2 साल के अंदर मंथली 10 करोड़ प्रॉफिट ये जनरेट कर सकते हैं सिर्फ इस सेगमेंट से, सिर्फ इस प्रोडक्ट से नहीं, इस पूरे सेगमेंट में। इस सेगमेंट में आप देख रहे हो ये सारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स भी हैं कंपनी के पास। तो 10 करोड़ मंथली प्रॉफिट, यानी कि साल का 120 करोड़ का प्रॉफिट, इतना ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी मैनेजमेंट देख रही है सिर्फ इस पर्टिकुलरली ओटीसी प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर। आज अगर आप FY25 का इनका एनुअल प्रॉफिट देखोगे तो वो है 91 करोड़, और कंपनी कह रही है कि अगले 2 साल के अंदर 120 करोड़ तक का पैट हम जनरेट कर सकते हैं सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट से। सो आई मीन ऐसा नहीं है कि ये ऐसा हो ही जाएगा, बट ऑफ कोर्स इससे हमको समझ में आता है कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है यहां से इस बिजनेस के पास में। एक एक प्रोडक्ट सेगमेंट कंपनी का मल्टीप्लीकेशन में ग्रो कर सकता है अगर इन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट किया और कस्टमर का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा उस पर। तो देन ये क्लाइंट सपोर्ट वगैरह हमने डिस्कस कर ही लिया है, प्लस कस्टमर टेस्टिमोनियल्स भी अगर आप देखोगे तो काफी सारे सेलिब्रिटी पॉपुलर नाम हैं इसमें, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, और काफी सारे सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार है, विवेक ओबराय हैं। ये सारे वीडियोस हैं जो ये सब इनके सेंटर्स में गए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस अपना फीडबैक वहां पे शेयर किया है, ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो। देन इनका अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स देखें अब कि नंबर्स कैसे रिपोर्ट करे हैं कंपनी ने, सो आज के टाइम पे 1600 बेड्स कंपनी के ऑपरेशनल है, लेकिन ऑक्यूपाइड कितने हैं 850, तो मतलब ऑक्यूपेंसी रेशियो हो गया 53% के आसपास। एवरेज रेवेन्यू पर बेड कंपनी का 6100 से 8200 आया लास्ट 2 इयर्स में, अच्छी ग्रोथ रही है। आईपीडी पेशेंट का वॉल्यूम अगर आप देखोगे, यानी कितने पेशेंट मेरे एडमिट हुए हैं मेरे हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये नंबर 5700 से 24,000 हुआ है सिर्फ 2 इयर्स के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। ओपीडी पेशेंट का वॉल्यूम अगर आप देखोगे, यानी वो क्लिनिक में आया, उसको ट्रीटमेंट दिया, जो उसको प्रोडक्ट चाहिए था, मेडिसिन चाहिए था, वो दिया, सो उसमें वो नंबर भी डबल से ज्यादा हो गया आपका लास्ट 2 इयर्स के अंदर।
देन अगर आप इनका रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो ऑफकोर्स जो सर्विस वाला बिजनेस है, हॉस्पिटल वाला बिजनेस है, उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट बिजनेस। गवर्नमेंट पैनल से जो उनको रेवेन्यू आता है वो भी डबल हो गया, 12% से 25% हो गया FY25 में। देन रेवेन्यू अगर हम देखें कंपनी का YOY लेवल पे तो लगभग 45% की ग्रोथ है, 324 करोड़ से 469 करोड़ का रेवेन्यू है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट इबिट्टा मार्जिन अगर आप देखोगे इस कंपनी का 3-4-5 ईयर्स के पीरियड में, सो किसी भी बिजनेस का अगर आपको दिखता है कि 3-4-5 साल में या इवन 10 ईयर्स के पीरियड में भी कंपनी का इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस में एफिशिएंसी बिल्ड कर रहा है, या तो उसका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है जिसकी वजह से उसके मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, या बिजनेस ने कहीं पे ऐसी जगह पे एक्सपैंड किया है जहां पे उसका मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है और उसका कमांडिंग पावर ज्यादा है। सो इनका अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4 ईयर्स के अंदर कंपनी का जो मार्जिन है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है, 2.5x हो गया है। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मार्जिन थोड़ा सा डिप हुआ है, वो अभी हम कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे, लेकिन डायरेक्शनली अगर मैं देखूं तो ये बिजनेस मुझे समझ में आ रहा है कि एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बनता जा रहा है। पैट मार्जिन भी आप देखोगे 8% से 19% के आसपास हो गया। एंड रिटर्न रेशियोज तो ऑफकोर्स बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज है, चाहे ROE का नंबर हो या आपका ROCE का नंबर हो। सो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं, बिजनेस मॉडल भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ अब हम इनका कॉन कॉल डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे मैनेजमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए कैसा आउटलुक दे रहा है। सो नंबर्स वगैरह पार्ट हमने सारा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। ऑक्यूपेंसी पे सबसे पहले, इस साल का ऑक्यूपेंसी है 53%, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हॉस्पिटल बिजनेस में कि आप नया जो हॉस्पिटल ओपन करते हो उसमें तो समझ में आता है कि आपका ऑक्यूपेंसी कम होगा, इनिशियली टाइम लगेगा थोड़ा सा रैंप अप होने में, तो वो आपके ओवरऑल ऑक्यूपेंसी को ड्रैग करेगा। लेकिन जो आपके पुराने हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑक्यूपेंसी का नंबर नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आप इनके पुराने हॉस्पिटल जो डेराबस्सी में, लखनऊ में, नवी मुंबई में जो इनके हॉस्पिटल्स है उनका एवरेज ऑक्यूपेंसी देखोगे तो वो अभी भी 80 से 90% है, मतलब वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूटिलाइज कर रही है अभी भी कंपनी। सिर्फ जो नए हॉस्पिटल्स इन्होंने ऐड करे हैं उसकी वजह से ये ऑक्यूपेंसी का नंबर नीचे आया है, और नेक्स्ट ईयर के लिए मैनेजमेंट कह रहा है एवरेज ऑक्यूपेंसी हमारा 60 से 70% होगा, यानी ऑक्यूपेंसी का नंबर अगले साल इंक्रीज हो जाएगा कंपनी का। देन इनके टोटल बेड अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो वो 2200 है। टोटल बेड्स कितने हैं? 2200 अप्रोक्सीमेटली, और ऑपरेशनल बेड्स हैं 1600। तो ये जो 600 का गैप है, बेसिकली इन बेड्स पे अभी सर्टिफिकेशन या गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आया है। जैसे आपको फायर के लिए कुछ सर्टिफिकेशन लेना होता है, कुछ आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, तो वो सारे सर्टिफिकेशन अभी पेंडिंग है। उनमें से 250 बेड्स का अभी आ चुका है जब तक ये कॉन कॉल चल रहा था। तो एक्चुअली में ऑपरेशनल बेड्स अब कंपनी के 1900 के आसपास हो गए। बाकी के 300 बेड्स पे भी बहुत जल्दी अप्रूवल आ जाएगा। कंपनी का जो टोटल बेड है वो 2200 के आसपास है। नाउ नेक्स्ट ईयर के लिए मैनेजमेंट का क्या प्लान है एक्सपेंशन का? तो इनका कहना है कि FY26 के एंड तक 2800 के आसपास हम टोटल नंबर ऑफ बेड को लेके जाना चाहते हैं, और बहुत आराम से कंपनी उसको इंक्रीज कर सकती है, बिकॉज 2200 बेड्स आपके ऑलरेडी हैं अप्रोक्सीमेटली अभी, और आपने एक क्वार्टर में 500 बेड ऐड किया है, तो पूरे साल में 600 बेड तो बहुत आराम से कंपनी ऐड कर सकती है। और FY27 के एंड तक मैनेजमेंट का प्लान है कि 3000 बेड्स को ये क्रॉस कर देंगे। ये इनका एक्सपेंशन प्लान है नेक्स्ट 1 से 2 ईयर का। अब इन्होंने एक नया मॉडल डेवलप किया, एक नया बिजनेस प्लान लेकर के आए हैं ये एक्सपेंशन के लिए। अभी तक हमने देखा कि ये लो एसेट मॉडल है, मतलब लो अपेक्स मॉडल है, ऑलरेडी एसेट लाइट मॉडल है इस कंपनी का। इन्होंने एक नया स्ट्रेटेजी डेवलप किया है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इंडिया में 600 ऐसे आयुर्वेद के कॉलेजेस हैं जहां पे हॉस्पिटल अवेलेबल है, और ऑन एन एवरेज 100 बेड का अवेलेबिलिटी है वहां पे। ऐसे 600 कॉलेजेस इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, और इनका प्लान है कि उन कॉलेजेस के साथ में ये टाई अप करेंगे। बिकॉज एक्चुअली में जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिया में हार्डली आप कोई और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कंपनी को देखते हो जो इस फास्ट पेस पे ग्रो कर पा रही है। जनरली जो है वो आपकी जो बेसिक ट्रीटमेंट्स होती है सिर्फ उसी पे काम करते हैं, बीपी, शुगर, आपके जो थायराइड हो गया बेसिकली मोस्टली आपका, वहीं तक वो मतलब उनका स्केलेबल रहता है। ये कंपनी काफी फास्ट पेस पे इसको ग्रो कर पा रही है, तो इनका कहना है कि वो जो हॉस्पिटल्स हैं उन आयुर्वेदिक कॉलेजेस में वो इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो हम उनके साथ में पार्टनरशिप करेंगे, उनको रेंट पे करेंगे और रेवेन्यू शेयरिंग भी करेंगे। रेवेन्यू शेयरिंग कितनी करेगी कंपनी? अपने टोटल रेवेन्यू का 6%। इनका कहना है कि रेवेन्यू शेयरिंग हम इसलिए करेंगे कि वो ऑपरेशनली जो उनका सपोर्ट चाहिए वो भी अच्छे से हमको सपोर्ट करे,
जैसे जो एम्बुलेंस होगा, जो एसी होगा, जो रेंट वगैरह होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्लस उनका मैन पावर हो गया, ये सारी चीजें कंपनी उनकी यूज करेगी, उन कॉलेजेस की यूज करेगी। अब उसमें उनको सपोर्ट चाहिए, तो कंपनी कह रही है इसीलिए हम उनका 6% का रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे। इन्होंने पहले फ्रेंचाइजी मॉडल भी करा था, लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल में मैनेजमेंट का कहना है कि काफी सारे चैलेंजेस आए। जो फ्रेंचाइजी है वो अच्छे से एफर्ट नहीं लगाता था बिजनेस की ग्रोथ में और पेशेंट्स को अच्छे से सर्विस देने में। तो आज के टाइम पे फ्रेंचाइजी मॉडल को बंद करते जा रहे हैं, जो भी कुछ इनके सेंटर्स हैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे उसको ये क्लोज करते जा रहे हैं। अब ये कॉलेजेस से सपोर्ट चाहते हैं, इसलिए कंपनी यहाँ पे 6% रेवेन्यू शेयरिंग करेगी। अभी इन्होंने दो कॉलेज के साथ में टाई अप एग्रीमेंट कर लिया है। एक पंजाब में मोहाली में सरस्वती कॉलेज है, वो 100 बेड का हॉस्पिटल है वहां पे, तो उनके साथ में इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। दूसरा वृंदावन मथुरा में संस्कृति यूनिवर्सिटी है, वहां पे 150 बेड का हॉस्पिटल है, तो उनके साथ में भी इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। जो मोहाली वाला हॉस्पिटल है उसका रेंट कंपनी देगी 2 लाख के आसपास, और जो ये वृंदावन का जो हॉस्पिटल है इसमें कंपनी 3 लाख का रेंट देगी, बिकॉज इसका नंबर ऑफ बेड यहाँ पे ज्यादा है, और इसके साथ में 6% रेवेन्यू शेयरिंग होगा। देन मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन पे ऑफकोर्स हमारा प्रेशर आया है, जो हमने भी देखा अभी रिजल्ट में 29 से 27% का इबिट्टा मार्जिन आया है। सो इनका कहना है कि इसका रीजन है जो हमने लास्ट क्वार्टर में इतने ज्यादा नंबर ऑफ बेड्स ऐड करे हैं, तो उससे हमारा सैलरी एक्सपेंस 9 से 10 करोड़ बढ़ गया, हमारा रेंटल एक्सपेंस 7 करोड़ के आसपास बढ़ गया, डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ गया 3-4 करोड़। सो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारा खर्चा बढ़ गया और मार्जिन पे प्रेशर आया। बट ये सारा एक्सपेंशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फोर्थ क्वार्टर में ये सारा एक्सपेंशन हो गया, इसका खर्चा सारा हमने अकाउंट कर लिया। अब FY26 में ये सारे जो बेड्स हमने ऐड किए हैं इनसे रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, तो FY26 में हमारा जो मार्जिन है वो इंप्रूव होगा, और प्लस जो कंपनी फर्दर कैपेक्स भी करेगी वो भी इस वाले मॉडल पे करेगी, मतलब कॉलेज वाले मॉडल पे करेगी, जहां पे ज्यादा कैपेक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन में यहां से आने वाले क्वार्टर्स में अपवर्ड ट्रेजेक्टरी हमको देखने को मिलेगा। देन इन्होंने स्ट्रेटेजिकली प्राइस इंक्रीज किया है, अभी 15% प्राइसेस इन्होंने इंक्रीज किए हैं, लेकिन सिर्फ अपने बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर। अब वो इन्होंने क्यों किया है, बिकॉज इनका कहना है कि इनके जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 50 बेड्स हैं, 70 बेड्स हैं, 80 बेड्स हैं, वहां पे ज्यादा पेशेंट नहीं जा रहे हैं। ज्यादा पेशेंट्स कहां पे आ रहे हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पे 200 बेड्स हैं या मोर देन 100 बेड्स हैं इन जनरल अगर हम बात करें। सो क्योंकि इनको ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा छोटा हॉस्पिटल है वो लॉस में ना चला जाए, वहां पे भी ऑक्यूपेंसी अच्छी हो, तो इन्होंने बड़े हॉस्पिटल्स में 15% से रेट इंक्रीज कर दिया। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइसिंग गेन करने के लिए इन्होंने वो प्राइस इंक्रीज किया हो, इनको ऑक्यूपेंसी लेवल मेंटेन करना है अक्रॉस हॉस्पिटल्स, जिस वजह से इन्होंने ये प्राइस इंक्रीज किया है। सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर 5 या 6 इनके बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसमें इन्होंने प्राइस इंक्रीज किया है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इनके पास प्राइसिंग में एक और एडवांटेज है जहां पे कंपनी और प्राइसिंग इंक्रीज कर सकती है, बिकॉज जैसे हमने देखा इनका जो प्राइसिंग रहता है वो एलोपैथी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में काफी कम है। जैसे जैसे इनका ब्रांड स्ट्रांग बनता जाएगा और कोई खास कंपटीशन है नहीं इनको, तो इनके पास में ये पूरा स्कोप है कि आगे चल के ये और प्राइसिंग इंक्रीज कर सकते हैं अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स में, जहां से इनका ग्रॉस मार्जिन वगैरह और अच्छे से इंप्रूव होगा। देन इनका अगर आप स्केलेबिलिटी देखोगे लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर, जो FY23 था, FY23 का जो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का पीरियड था, उसमें कंपनी का मंथली बेसिस पे 26 करोड़ का सेल्स आता था। अगर हम मंथली सेल्स का एवरेज पकड़ें तो 26 करोड़ का सेल्स था। देन अक्टूबर 2023 से लेकर के जो मार्च 2024 का पीरियड था, उसमें कंपनी का सेल्स 26 करोड़ से बढ़ के 27-28 करोड़ हो गया। मतलब 26 से स्टार्ट किया, 27-28 पे क्लोज किया कंपनी ने। लास्ट ईयर यानी 2024 अप्रैल से लेकर के जो सितंबर तक का पीरियड था, तब कंपनी का एवरेज सेल्स जो था वो 35 करोड़ था। और जो पिछला साल इन्होंने एंड किया, मतलब अक्टूबर 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक, तब कंपनी का जो एवरेज सेल्स है मंथली बेसिस पे वो 42 करोड़ हो गया। तो स्टार्ट किया था 26 करोड़ से, एंड किया 42 करोड़ में, मैक्सिमम 1 साल के अंदर कंपनी ने। अभी ये जो अप्रैल से मई का जो पीरियड चल रहा है, इसमें कंपनी का एवरेज मंथली सेल्स है 60 करोड़। आप ये देखोगे 2 साल के अंदर 26 करोड़ के मंथली सेल्स से कंपनी 60 करोड़ पे पहुंची है। और इनका कहना है कि लास्ट ईयर अप्रैल मई में हमारा एवरेज सेल्स 30 करोड़ था। तो 1 साल में कंपनी का मंथली सेल्स जो है वो डबल हो गया। इसका मतलब क्या है कि आप बेड कैपेसिटी ऐड करते जा रहे हो, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स ओपन करते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका एक्सपेंशन हो रहा है और पेशेंट नहीं आ रहा, पेशेंट का फ्लो भी उसी पेस से आ रहा है जिस पेस से कंपनी नंबर ऑफ बेड्स को एक्सपैंड करती जा रही है। तो ये काफी अच्छा चीज है इस बिजनेस के लिए कि ग्रोथ में कहीं पे भी स्लो डाउन नहीं दिख रहा है हमको। चाहे हम एवरेज ऑक्यूपेंसी का नंबर लें,
आईपीडी वॉल्यूम का नंबर लें, ओपीडी वॉल्यूम का नंबर लें, प्रोडक्ट बिजनेस देखें, हॉस्पिटल बिजनेस देखें, अक्रॉस वर्टिकल, हर एक वर्टिकल में, हर एक सेगमेंट में कंपनी का ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा दिख रहा है। देन FY26 इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मैनेजमेंट का क्या टारगेट है, क्या गाइडेंस है इनका। पिछले साल इन्होंने जो गाइडेंस दिया था, एक गाइडेंस इन्होंने बीट किया, दूसरा गाइडेंस इन्होंने मिस किया। इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दिया था FY25 का लगभग 440 करोड़ का, एक्चुअली में इन्होंने 469 करोड़ किया, मतलब गाइडेंस से काफी अच्छा परफॉर्म किया। पैट का इन्होंने नंबर में गाइडेंस नहीं दिया था, बट पैट मार्जिन का गाइडेंस दिया था, तो लगभग 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था कंपनी का, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने 91 करोड़ का पैट किया। अब 91 करोड़ का पैट, यानी पैट का गाइडेंस आपका मिस हुआ, बट उसका रीजन हमने देखा, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया फोर्थ क्वार्टर में, तो आपके सारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिस वजह से पैट मार्जिन का, पैट का नंबर आपका मिस हो चुका। FY26 के लिए कंपनी कह रही है कि हमारा मंथली सेल्स अगर आप देख रहे हो तो 60 करोड़ चल रहा है अप्रैल और मई में। अगर हम कंजर्वेटिवली ये मान के चले कि हर मंथ में हमारा यही सेल्स का नंबर चलेगा, तो पूरे साल में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 720 करोड़ का सेल्स हम जनरेट कर सकते हैं इन FY26। FY25 में कितना रेवेन्यू है? 469 करोड़। 469 करोड़ के ऊपर आप 720 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करोगे, यानी YOY लेवल पे 54% का ग्रोथ कंपनी अभी भी टारगेट कर रही है। तो ये उन कुछ बिजनेसेस में से आपको दिखेगा, उन कुछ रेयर बिजनेसेस में आपको दिखेगा अभी करंटली स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड है, जो ऑलरेडी एक हाई पेस पे ग्रो कर रहे हैं, बट स्टिल नेक्स्ट ईयर के लिए इन्होंने गाइडेंस को बढ़ाया है, ग्रोथ गाइडेंस इंक्रीज किया है। 44-45% से कंपनी 54% का ग्रोथ गाइडेंस दे रही है फॉर FY26। देन पैट वाले पार्ट पे कंपनी ने एग्जैक्ट अगेन पैट का नंबर नहीं दिया है। इनका कहना है पैट मार्जिन हमारा टारगेट है कि 21 से 25% के रेंज में लेके आएंगे। लास्ट ईयर था 19%, तो अगर आप 720 करोड़ के ऊपर 21%, मतलब हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं, 21% का पैट मार्जिन देखोगे, सो कंपनी का जो एक्सपेक्टेड पैट है FY26 में वो 140 करोड़ से 145 करोड़ हो जाता है। लास्ट ईयर था 91 करोड़, यानी YOY लेवल पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 55 से 60% पे ग्रो करेगा। तो टॉप लाइन का ग्रोथ 54%, बॉटम लाइन का ग्रोथ 55 से 60%, यानी क्या हुआ कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा कंपनी को, बिकॉज सारा एक्सपेंशन आप कर चुके हो। इस साल जो आपका बेड ऐड होगा वो आपका कॉलेज वाले मॉडल पे होगा, तो पर बेड जो कैपेक्स है कंपनी का वो भी कम हो गया। पहले इनका एक बेड को लगाने में कॉस्ट लगता था 2.5 से 3 लाख 4 लाख के बीच में, अब वो कॉस्ट कम होकर के 1 लाख हो गया है, यानी एक बेड ऐड कर रहा हूं तो 1 लाख कॉस्ट होगा मेरा, तो मेरा कैपेक्स सडनली कम हो गया, और पुराने बेड पे मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वहां से मेरा मार्जिन बढ़ेगा। इसीलिए कंपनी मतलब अर्निंग ग्रोथ आप देखोगे तो 55 से 60% एक्सपेक्टेड है कंपनी का। और ऑफ कोर्स ये जो मॉडल है कंपनी का, ये ROE एक्रेटिव है, बिकॉज इसमें आपका कैपेक्स कम है लेकिन रिटर्न आप अच्छा जनरेट करोगे, तो ये भी आपके ROE को बूस्ट करेगा। इनका अगर हम ये OTC वाला बिजनेस देखें, ये थोड़ा पहले लॉन्च करने का प्लान था बट थोड़ा सा डिले हुआ है। 2 रीजन है इसके पीछे। पहला, इनको हॉस्पिटल्स ऐड करने थे, नंबर ऑफ बेड ऐड करने थे, तो थोड़ा सा इन्होंने उसको पुश किया। दूसरा, एक आपका एक्ट है 1954 मैजिक रेमेडी करके एक एक्ट है। ये एक्ट क्या कहता है कि जो आपके ये हेल्थ प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हो, जो हेल्थ टॉनिक हो गया, ये पेट सफा टाइप जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, इसमें आपको ऐसी मार्केटिंग नहीं करनी है कि आप ये क्लेम करो कि आप किसी बीमारी को ठीक कर रहे हो, किसी इलनेस को आप क्योर कर रहे हो, ऐसा क्लेम करने से आपको बचना है। तो इन्होंने थोड़ा सा इस रेगुलेशन के मतलब कंप्लायंस में इनको ये फॉलो करें, उसके लिए भी इन्होंने थोड़ा सा उसको डिले किया है। मतलब आपको प्लान करना पड़ता है ना कि आप इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, अब उसका मार्केटिंग आप कैसे करोगे, प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैसे होगा। सो आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते ये वाला प्रोडक्ट आपका पेट की किसी बीमारी को ठीक करेगा, नहीं, आपको इनडायरेक्टली उस मैसेज को पहुंचाना है, लेकिन डायरेक्ट आप वो क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो इस एक्ट के अंडर आ जाएगा फिर। तो इस वजह से भी कंपनी ने OTC वाले प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में थोड़ा सा डिले किया है, लेकिन इनका कहना है कि 2-3 मंथ्स में ये लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे। जो पेट शुद्धि वाला प्रोडक्ट है वो तो अभी इन्होंने मई में स्टार्ट कर दिया लॉन्च करना। नाउ मेन बोर्ड में कब आएंगे ये? अगस्त से सितंबर तक एक्सपेक्टेड है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो SME से मेन बोर्ड में आ जाएगा। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी कंपनी और ऐड कर रही है, जैसे हमने देखा 10 से 15 और नए प्रोडक्ट्स है कंपनी के। देन इसके अलावा कंपनी ने न्यूज़पेपर जितने भी आपके, दैनिक जागरण हो गया, आपका पंजाब केसरी हो गया, अमर उजाला हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, इन सबके साथ में इन्होंने टाई अप कर लिया है, जहां पे ये मार्केटिंग वगैरह करेंगे इन सारे OTC प्रोडक्ट्स के।
देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि एक और हमको एडवांटेज मिलेगा कॉलेज के साथ में टाई अप करने में, कि उनकी जो मैन पावर है उसको हम यूज कर सकते हैं। और आई मीन एनुअली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो 100 बीएमएस और एमडी डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ये सारे कॉलेजेस। सो हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी होगी कि हम जो अच्छे क्वालिटी का जो टैलेंट है उसको एक्वायर कर सकते हैं। 20-30 अच्छे जो डायमंड है उनको हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। प्लस इससे क्या होगा कि जनरली जब हम किसी डॉक्टर को हायर करते हैं तो हमारा 2-3 मंथ जो है वो उसकी ट्रेनिंग पे जाता है, तो मतलब प्रोडक्टिविटी कुछ आता नहीं है, प्लस एक्सपेंस और बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, वो डॉक्टर्स ऑलरेडी ट्रेंड होंगे, तो एक ट्रेन डॉक्टर हमको ज्वाइन करेगा जिससे हमारा एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये एक और एरिया है जहां पे ये कॉलेज वाला मॉडल इनको बेनिफिट करेगा। देन मैनेजमेंट का कहना है कि अगेन कि हम क्लेम नहीं करते कि हम कैंसर को या किसी इलनेस को क्योर करते हैं, बट इनका जो फोकस होता है वो प्योर आयुर्वेदा का जो बेसिक प्रिंसिपल्स होता है, जैसा मंद अग्नि जिसको बोला जाता है, वीक डाइजेशन, उसके ऊपर इनका फोकस होता है कि बॉडी में जो कुपित मल है, मतलब जो आपका वेस्ट है एक तरीके से, उसको क्लीन किया जाए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाए, तो ऑटोमेटिकली उससे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ेगा एंड बॉडी इतना केपेबल हो जाएगा कि जो भी वो इलनेस है, जो भी वो डिजीज है, उससे वो फाइट कर सकता है। तो इस सारे प्रिंसिपल के ऊपर कंपनी काम करती है एंड उसी पे इनको काफी सारे इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट 5 ईयर में क्या विजन है, क्या प्लान है इनका? सो मैनेजमेंट का कहना है कि आज हमारे 2200 के आसपास बेड्स हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हमारा मानना है कि 8000 से 10,000 बेड्स तक हम पहुंच जाएंगे। तो मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम का ग्रोथ ये प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, और ये कर भी सकते हैं क्योंकि ये कॉलेज के साथ में जो उन्होंने टाई अप किया है, इससे स्केलेबिलिटी और अच्छी हो गई है, ईजी हो गई है इस कंपनी के लिए। बाकी इनका डॉक्टर्स जो रहेंगे इनके ये कॉलेज वाले मॉडल में, वो 50-50% पेरोल पे रहेंगे। 50% डॉक्टर्स पेरोल रहेंगे जीना सीखो के, और 50% डॉक्टर पेरोल रहेंगे उन कॉलेजेस के साथ में जिनके जिनके साथ इनका टाई अप वगैरह होगा। बाकी इन्होंने दुबई में भी एक्सपेंशन किया है। सो दुबई हेल्थ अथॉरिटी के साथ में इनका मीटिंग हुआ था लास्ट ईयर, जहां पे इन्होंने बोला कि अगर आप कुछ कुछ चीजें ऐड कर दोगे तो हम आपके वहां पे भी आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो इन्होंने अपना पहला क्लिनिक ओपन कर लिया है। दुबई के अलावा कंपनी मॉरिशियस और भी एशिया के अंदर काफी सारे कंट्रीज में इनका प्लान है कि आगे चल के हॉस्पिटल्स ओपन करेंगे। तो सिर्फ इंडिया तक स्टिक नहीं रहेंगे ये, इनका कहना है इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है हमको। सो और भी कंट्रीज में हम हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन करेंगे। बाकी आयुष्मान योजना में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट को भी आयुर्वेद के अंदर ऐड कर दिया है, तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि अभी भी ऑफिशियली ये अनाउंस किया नहीं गया है कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेदिक को ऐड किया जाएगा। इनका काफी बार डिस्कशन हुआ है गवर्नमेंट के साथ में, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। इनका 12 कैशलेस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में टाई अप है। बाकी जो प्राइवेट इंश्योरेंस है वो रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करती है। प्लस आपकी जितनी भी बड़ी पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे ओरिएंटल हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, उनके साथ में इनका 5 बड़े हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी टाई अप है। और बाकी लोन फैसिलिटीज भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जो हमने डिस्कस किया कि पेशेंट जो है वो लोन अवेल करा सकता है, वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है उन कंपनीज को। एक और चीज ये क्या कर रहे हैं, जैसे हम डे केयर क्लिनिक को ये क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, बिकॉज इनका कहना है डे केयर क्लिनिक में जो पेशेंट है वो ज्यादा लंबे टाइम तक रुकता नहीं है, उसका स्टे मैक्सिमम 2-3-4 डेज तक होता है। लेकिन हमारा ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे पेशेंट 20 से 25 डेज तक रुकता है, तो इसीलिए हम डे केयर क्लिनिक को कन्वर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। प्लस एक और चीज इन्होंने मैंडेटरी कर दी है कि जो कैंसर के पेशेंट होंगे उनके लिए मैंडेटरी है कि 21 डेज तक उनको रुकना ही है इनके इनके वेलनेस सेंटर के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ऑफकोर्स इससे पर यूजर रेवेन्यू जो है वो और इंक्रीज होगा कंपनी का। 2 पार्ट और डिस्कस करेंगे हम लास्टली। एक सबसे पहला पार्ट कंपनी का, ये जो बैलेंस शीट अगर आप इनका देखोगे तो एक ही चीज खराब लगती है इनके पूरे फाइनेंशियल्स के अंदर, वो है ट्रेड रिसीवेबल। सो इस कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल एक्चुअली लास्ट 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इनफैक्ट वाई अगर आप देखोगे तो डबल से ज्यादा हो गया है। 41-42 करोड़ था लास्ट ईयर, अभी 97 करोड़ 98 करोड़ हो गया है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है गवर्नमेंट बिजनेस। सो इस कंपनी का 98 करोड़ का जो रिसीवेबल है उसमें से 92 करोड़ गवर्नमेंट का है, बाकी का 5-6 करोड़ किसी पेशेंट या किसी प्राइवेट कंपनी का है। अब इस 92 करोड़ में से 65 करोड़ जो बिजनेस है वो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर आया है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि इन जनरल अगर आप गवर्नमेंट का पेएबल टाइम देखोगे तो वो 3 से 6 मंथ्स का रहता है पेमेंट साइकिल, किसी किसी केस में 8 मंथ्स तक जाता है। तो इसीलिए ये आपको रिसीवेबल का नंबर इतना ज्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है।
लेकिन ये मैनेजमेंट काफी प्रोएक्टिवली एक और चीज कर रही है। इन्होंने अभी इसी क्वार्टर के अंदर जो ये गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको मेल किया है, उनको नोटिस भेजा है कि जब तक आप ये पेंडिंग रिसीवेबल क्लियर नहीं कर दोगे तब तक हम आपके और किसी पेशेंट्स को किसी भी डिपार्टमेंट के एंटरटेन नहीं करेंगे। इनका कहना है काफी सारे डीआईजी और बड़े बड़े ऑफिसर्स के लेवल के ऑफिसर्स आए थे हमारे सेंटर्स में, लेकिन हमने उनको सर्विस देने से मना कर दिया बिकॉज हमारा रिसीवेबल क्लियर नहीं हुआ है। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है और इनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको अश्योरेंस दिया गया है कि नेक्स्ट 3 से 6 मंथ्स में जो 70 से 80% रिसीवेबल है वो क्लियर हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगा। अब इनकी मैनेजमेंट का अगर आप एक्चुअली कमेंट्री सुनोगे तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब जो जो जैसी चीजें हैं वो वैसी चीजें वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि अब अगर हम इस बिजनेस में रहेंगे और गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करेंगे तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार आएगी। ऐसा नहीं है कि ये वन ऑफ है, अगले साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अपने पार्ट पे जो इन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला है कि ये गवर्नमेंट बिजनेस उतना ही लेंगे जितना इनको मंथली बेसिस पे पेमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस मंथ इनको 10 करोड़ का पेमेंट आता है गवर्नमेंट से, तो इस मंथ में ये मैक्सिमम 10 करोड़ का ही कस्टमर को सर्विस देंगे गवर्नमेंट स्कीम से जो आएगा। तो इस तरीके का इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है। अब इसमें सबसे इफेक्टिव चीज अगर आप देखोगे, हमने अभी डेटा देखा था, इनका 25% जो रेवेन्यू है FY25 में वो गवर्नमेंट स्कीम से आया है। अभी अप्रैल और मई में इन्होंने गवर्नमेंट बिजनेस लेना बंद कर दिया है। इनका 60 करोड़ का हमने देखा एवरेज मंथली सेल्स कितना आ रहा है, 60 करोड़। इस 60 करोड़ में से सिर्फ 7 करोड़ जो है वो आपका गवर्नमेंट से आया है। बाकी का सारा जो है वो कंपनी का प्राइवेट इंश्योरेंस या जो कैश में आता है कंपनी को उस वाले मॉडल से आया है। यानी जो इनका गवर्नमेंट बिजनेस का शेयर 25% था FY25 में, वो इन 2 मंथ्स में सिर्फ 11% हो गया। उसके बाद भी कंपनी का YOY लेवल पे जो मंथली सेल्स है वो 30 करोड़ से 60 करोड़ हो गया है। तो छोटे बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जब भी वो मॉडल में थोड़े से कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ ट्वीक करते हैं, या मैक्रो लेवल पे कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, इवन छोटी चीजें भी हो जाती है, तो सबसे पहले उनका ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ता है, कंपनी का ग्रोथ जाता है। इस बिजनेस के साथ में सबसे बेस्ट चीज ये है कि किसी भी वर्टिकल में हम देख लें, कोई भी एक सेगमेंट देख लें, या ये जो भी नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, ग्रोथ में इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है कहीं से भी। इनफैक्ट ग्रोथ और एनहांस होती जा रही है और क्वालिटी ग्रोथ आ रही है कंपनी के पास में। मतलब अच्छा ये कि आपने गवर्नमेंट बिजनेस कम कर दिया, उसके बाद भी आपका ग्रोथ पे इंपैक्ट नहीं पड़ा। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर काफी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देखोगे तो उनकी मैनेजमेंट क्या बोलती है कि सडनली हम गवर्नमेंट बिजनेस कम नहीं कर सकते, हमारा ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे अभी तो ये चलो 2 मंथ्स का डेटा है, अगर ये कंटिन्यू रहता है इस बिजनेस के साथ में अगले क्वार्टर में, फिर अगले क्वार्टर में और पूरे साल में, अगर कंपनी इस चीज को कर पाती है कि गवर्नमेंट बिजनेस का रेवेन्यू, वैसे तो 25% वैसे ही कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, अगर ये 10-15% पे आ जाता है 25% से, और उसके बाद भी कंपनी ये 50-60% पे ग्रो कर पाती है, तो आई मीन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनके रेवेन्यू की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। हालांकि इनका कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा है। लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 3-4 टाइम का ग्रोथ देखने को मिला है इनके कैश फ्लो के अंदर। इतना छोटा बिजनेस है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और बीच बीच में फ्री कैश फ्लो भी कंपनी जनरेट करती है। तो मतलब आई मीन फाइनेंशियली या ओवरऑल फंडामेंटली अगर हम देखें, 10 पैरामीटर्स होते हैं अगर, तो 10 में से ऑलमोस्ट 8 या 9 पैरामीटर्स पे कंपनी बिल्कुल 10 on 10 परफॉर्म कर रही है। सारी चीजें बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। बस ऑफ कोर्स हमको ट्रैक ये करना है कि ये डायरेक्शन इनका कंटिन्यू रहे। लास्टली एक और चीज हम डिस्कस करें तो EY जो आपका बिग 4 ऑडिटर है, सो वो इनको काफी टाइम से गाइड कर रहा है कंप्लायंस वाले पार्ट पे, कैसे आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, हायरार्की कैसे बिल्ड कर सकते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आप कैसे ऐड कर सकते हो, मैनेजमेंट को और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो, सिर्फ प्रोमोटर ड्रिवन नहीं होना चाहिए, वन मैन शो नहीं होना चाहिए। इन सारे पार्ट्स पे ये काफी टाइम से EY से एडवाइस ले रहे हैं। और अब फाइनली जब अगस्त सितंबर में इनका मेन बोर्ड में लिस्टिंग हो जाएगा तो EY इनका ऑफिशियल ऑडिटर बन जाएगा। तो ये चीज हमको क्या दिखाता है अगेन प्रोमोटर्स की तरफ से, कि उनका पूरा एफर्ट है कि मार्केट और जो इन्वेस्टर्स हैं, अब ये छोटा बिजनेस है, इनको कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टिल ये सारी चीजें काफी टाइम से करते आ रहे हैं EY के एडवाइस के अंडर, कि जो मार्केट में और इन्वेस्टर्स में एक ट्रस्ट बिल्ड हो, एक बिलीव बिल्ड हो इनके बिजनेस के ऊपर। ऑफ कोर्स इसकी पूरी 100% पॉसिबिलिटी है कि कोई भी बिजनेस ये सारी चीज करे और उसके बाद कल को जाके कुछ वो उसका मैनेजमेंट घपला कर दे या बिजनेस भी फेल हो जाए, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एटलीस्ट आज जब मैं ये सारे एफर्ट्स देखता हूं इस बिजनेस के, इस मैनेजमेंट के, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अभी तो ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। आगे ऑफ कोर्स मुझे ट्रैक करना है कि आगे भी ये चीजें सही लाइन में जानी चाहिए, सही डायरेक्शन में जानी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो मतलब वही जो हमने डिस्कस किया कि अगर 10 चीजें तो 10 में से 8 या 9 चीजें कंपनी की बिल्कुल सही चीजें लग रही हैं, कुछ ऐसा
खराब दिखता नहीं है इस बिजनेस के अंदर आज के बेसिस पे अगर हम देखें। नाउ लास्टली अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करोगे तो वैसे तो आई मीन नॉन एसएमई में अगर हम बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल सबसे बेस्ट प्ले लगता था जो हमने डिस्कस किया। अब क्योंकि अगस्त सितंबर में इसकी भी मेन बोर्ड में लिस्टिंग हो जाएगी तो आई मीन सबसे नंबर 1 प्लेयर या बेस्ट प्लेयर की अगर हम बात करें तो जीना सीखो ही लगेगा। आई मीन हार्डली कोई और हॉस्पिटल कंपनी है जिसका मॉडल यूनिक हो इस तरीके का, और वो इस फास्ट पेस पे कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा हो लास्ट 3-4 ईयर से, और आगे का भी ग्रोथ पोटेंशियल इतना स्ट्रांग दिख रहा हो। इनका मार्केट शेयर अगर आप देखोगे, इन्होंने स्लाइड में मेंशन किया है 8%, 9%, 10% का मार्केट शेयर है। मतलब हार्डली कोई ऐसी आपको आयुर्वेदिक हेल्थ केयर कंपनी दिखेगी जो इस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करती हुई जा रही है। सो प्लस अगर आप इनका मतलब फॉरवर्ड पी भी देखोगे, करंट पी तो 63-65 के आसपास है, लेकिन फॉरवर्ड पी स्टॉक का 33-35 के आसपास आता है, यानी पैग रेशियो बेसिकली और 1 से भी नीचे आ जाता है, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ 55 से 60% एक्सपेक्टेड है कंपनी का FY26 में। सो आई मीन रीरेटिंग का अपॉर्चुनिटी बोले या स्टॉक का अपसाइड का पोटेंशियल बोले, वो अभी भी काफी अच्छा लगता है। हाँ, करना ये है हमको कि इसको ट्रैक करते रहना है, बिजनेस का ये एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहना चाहिए। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।